हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 28 अक्टूबर है और आज के करंट अफेयर में जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग को डिटेल में बात करना है, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम दो महिलाओं की बात करेंगे। एक हमारी है रितिका हुडा और दूसरा हमारी हैं हुमैरा मुश्ताक। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी और हमारे एग्जाम के लिए ये किस प्रकार से अब इंपॉर्टेंट हो चली हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नीलबंडे बांध, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ये कहां पे है, ये किस नदी पर है और ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा जिसके बारे में हमको डिटेल में बात करना है, डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन 2023। ये हमारा पीटी और मेंस दोनों का पॉइंट जो है कवर करेगा। दोनों का ये जो है दोनों के लिए टॉपिक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चाणक्य रक्षा संवाद 2023, इसका आयोजन जो है पहली बार किया जा रहा है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूं, जहां पे भी पहला, प्रथम या तो ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। ये किसके द्वारा जारी किया गया, साथ ही इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर दो अफ्रीकी देश हैं जिनका नाम है बेनिन और आइवरी कोस्ट। ये न्यूज में क्यों बने हुए थे, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही जानेंगे गिनी की खाड़ी चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो बेसिकली कह लें कि ये जो दोनों टॉपिक हैं ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने वाली हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट की यात्रा पर थे। अब उन्होंने अपने भाषण में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री और करंट अफेयर के ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बताया नहीं है, होता क्या है ना कि प्रधानमंत्री या तो मुख्यमंत्री या तो ऐसे भी कोई शख्सियत जो कि भारत सरकार के पद पे बैठे हुए हैं, अगर वो किसी भी चीज का जिक्र करते हैं या तो किसी भी ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जो कि हमारे ज्योग्राफी से या फिर हिस्ट्री से या फिर पॉलिटी से रिलेटेड होता है, तो ये तीन बड़े जो सेक्शन है ना, अक्सर देखा गया है कि जो नया पैटर्न है उसी पे आधारित जो है प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अंत का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वहां से हिस्ट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने निम्न में से किस संस्था के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन 2023 लॉन्च किया। आपके ऑप्शन है आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी दिल्ली। अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के वन लाइनर फैक्ट के साथ। पहला पॉइंट है, केंद्रीय आवासन और नगरीय मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें भारतीय यातायात सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटरों और राज्य पर्यटन विभागों सहित विश्व भर से भारत में आने वाले पर्यटकों और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंगापुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया में पार्टिसिपेट किया। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया का आयोजन कहां पे किया गया, सिंगापुर में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वैश्विक शोध फर्म जिसका नाम है स्टेटिस्टा, इसके अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न की सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पे है और वहां पे 134 फिनटेक यूनिकॉर्न हैं। यूनाइटेड किंगडम 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पे है और भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पे है। तो इंपॉर्टेंट होगा वैश्विक शोध के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 15वें इंटरनेशनल फुटवियर ट्रेड फेयर का शुभारंभ जो है वो आगरा में किया गया। अब चूंकि ये यूपी में है तो यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मलेशिया के शाही परिवारों ने सुल्तान अब्राहिम सुल्तान सिकंदर को देश का नया नरेश चुना है। मलेशिया में नया नरेश चुनने का अनूठा तरीका है जिसके अंतर्गत देश के 9 शाही परिवार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए बारी बारी से नए नरेश का चुनाव करते हैं। देश में संसदीय लोकतंत्र है जहां नरेश सरकार के अधिकृत प्रमुख रूप से काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अल सल्वाडोर ने देश की यात्रा, मतलब कि अल सल्वाडोर की अब जो यात्रा करेगा अफ्रीकी और भारतीय नागरिकों, मतलब कि जो अफ्रीकी कंटिनेंट से हैं और जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए 1000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लेना शुरू कर दिया है। अगर आपको पता है कि अल सल्वाडोर किस कंटिनेंट में आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जोमेटो ने अपनी महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा की शुरुआत की है, जो गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था ली केकियांग, इनका जो है 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चीन के हांगझाऊ में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने अब तक 99 पदक जीत लिए हैं। भारत 25 स्वर्ण, 29 रजत और 45 कांस्य के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। और इससे पहले भारत ने 2018 में इंडोनेशिया में एशियाई पैरा खेलों में 72 पदक जीते थे। अब आगे हम बात करते हैं व्यक्ति विशेष में और जानते हैं रितिका हुड्डा ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो न्यूज ये है कि अल्बेनिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम वर्ग के तहत अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको ये भी ध्यान देना है कि अल्बेनिया में जो है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय पहलवान रितिका हुड्डा बन गई हैं। और रितिका के अलावा इसी चैंपियनशिप में 55 किलो भार में नेहा शर्मा ने रजत पदक और 59 किलो भार में नीतिका ने कांस्य पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट व्यक्ति की बात करते हैं हुमैरा मुश्ताक की, कि ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो जम्मू कश्मीर की हुमैरा मुश्ताक लंदन में प्रतिष्ठित ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली पहली भारतीय कार रेसर बन गई हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसके साथ ही दक्षिण एशिया की पहली महिला होने का गौरव भी इन्होंने प्राप्त किया है, जिसने लंदन में चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। कौन से? ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में। मुश्ताक ने 2019 की शुरुआत में जेके टायर्स और बाद में एमआरएफ के साथ अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की थी। तो ये दोनों व्यक्ति भी जो हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नीलवंडे बांध। ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में नीलवंडे बांध का उद्घाटन किया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीलवंडे बांध कहां पे है, महाराष्ट्र में है और किस नदी पर है, ये गोदावरी नदी पर है। तो थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। नीलवंडे बांध भारत में अपनी तरह का पहला बांध है जिसमें 2 जुड़े हुए गुरुत्वाकर्षण हैं जो रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का उपयोग करते हैं। ऊपरी नीलवंडे बांध गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी भी है। अब देखिए प्रवरा नदी का जब यहां पे जिक्र हो रहा है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रवरा नदी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की है। निचला नीलवंडे बांध शाही नाला नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करने से पहले अगर आपको हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। साथ ही हमने जो है आरओ की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें अभी ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है जहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप लोग उसे भी जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन 2023 और यहीं पे आज के प्रश्न का आंसर भी है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने आईआईटी बीएचयू के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन 2023 लॉन्च किया। अब चूंकि आईआईटी बीएचयू यूपी में है तो आपके एग्जाम आरओ, एपीएस और पीसीएस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इस हैकाथन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नवीन ऐप सॉफ्टवेयर आधारित समाधानों को डिजाइन और प्रोटोटाइप करना होगा, जैसे ब्राउजर एक्सटेंशन, प्लगइन, एड ऑन और मोबाइल एप्लीकेशन आदि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग, प्रकार और पैमाने का पता लगा सकते हैं। यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डार्क पैटर्न के प्रयोग, प्रकार और स्तर का पता लगा सकता है और इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। अब जब बात यहां पे डार्क पैटर्न की आ रही है तो जान लेते हैं ये भी क्या है और इसकी शुरुआत ये पहली बार कब न्यूज में आया। तो यूके के एक उपयोगकर्ता अनुभव शोधकर्ता हैरी ब्रुगल ने ग्राहकों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भ्रामक रणनीतियों को चिन्हित करने के लिए 2010 में पहली बार डार्क पैटर्न वाक्य का प्रयोग किया था। डार्क पैटर्न, जिसने भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइट और एप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मनाने या ऐसे कार्य जो
व्यवसाय के लिए फायदेमंद नहीं हो उन्हें हतोत्साहित करने के उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है। आप देखे होंगे अक्सर जैसे कोई अगर फेस्टिवल आता है तो वहां पे जो है हमको ऑफर दिया जाता है विभिन्न जो है ऐप के माध्यम से कि केवल जो है 3 दिन बचे हुए हैं या फिर केवल 24 घंटे बचे हुए हैं, आप ये सामान ले लीजिए, ये सामान ले लीजिए, इसमें मतलब कि इतना छूट है। तो ये एक प्रकार से लुभावना जो है हमारे लिए ऑफर होता है जिसमें वो हमको मजबूर कर सकते हैं, मतलब कि वो हमारे जो है मन के साथ खेलते हैं। तो इसी पे जो है थोड़ा सा रोकथाम लगाने के लिए ये जो है हैकाथन किया गया था। कई लोग मानते हैं कि डार्क पैटर्न का उपयोग एक व्यावसायिक रणनीति है। डार्क पैटर्न की वैधता एक जटिल मामला है क्योंकि हेरफेर और धोखाधड़ी के इरादे के बीच अंतर करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए मैंने बताया था कि ये पीटी और मेंस ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 सेक्शन 9 में कहा गया है कि उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करने और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अपने यूजर इंटरफेस में डार्क पैटर्न लागू करके अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं चाणक्य रक्षा संवाद 2023। इसका आयोजन जो है पहली बार किया जा रहा है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना द्वारा सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। चाणक्य रक्षा संवाद के पहले संस्करण का आयोजन 3 से 4 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के मोनिक्षा सेंटर में किया जाएगा और यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, इसीलिए यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहां पे आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। यह संवाद कार्यक्रम दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण करेगा। आगे हम बात करते हैं, आने वाले वर्षों में चाणक्य रक्षा संवाद को भारतीय सेना द्वारा संचालित एक नियमित कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई गई है और यह संवाद निम्नलिखित विषयों में 6 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। अब ये 6 सत्रों में है क्या? पड़ोस प्रथम, दक्षिण एशिया पूर्वानुमान, हिंद प्रशांत, निर्णायक सीमा, सुरक्षा के उद्देश्य से सहयोगात्मक साझेदारी, उभरती हुई रक्षा प्रौद्योगिकियां और रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती हैं। अब देखिए ये जो विषय है ना, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती हैं, ये सीधे सीधे जो है मेंस का एक प्रश्न बनाया जा सकता है। उसके बाद का जो विषय है, सहयोगात्मक क्षमता निर्माण के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की सहयोग के रूप में भूमिका, और नेक्स्ट है व्यापक निवारण भारतीय माध्यम। तो ये 6 विषय हैं जिन पे ये सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। अब ये क्या है, ये किसके द्वारा जारी किया गया, साथ ही इसमें क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत अपने भूजल की कमी के चरम बिंदु तक पहुंचने के करीब है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। यह रिपोर्ट 6 इन्वायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स पर आधारित है। तेजी से विलुप्त होना, एक्सेलरेटिंग एक्सटिंक्शन, भूजल की कमी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, पहाड़ी ग्लेशियरों का पिघलना, माउंटेन ग्लेशियर मेल्टिंग, अंतरिक्ष मलबे, स्पेस डेब्रिस, असहनीय गर्मी, अनबियरेबल हीट और अनइंश्योरेबल फ्यूचर। ये जो 6 हमारे टिपिंग पॉइंट्स हैं, इसी पे आधारित ये रिपोर्ट बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं, रिपोर्ट में बताया गया कि पंजाब में 78% कुओं का अति दोहित माना जाता है और पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर रूप से कम भूजल उपलब्धता का अनुभव होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि 20वीं सदी के मध्य के बाद दुनिया भर में भूजल की कमी की दर में तेजी आई है। साथ ही इसमें कहा गया सऊदी अरब जैसे कुछ क्षेत्र पहले से ही इस भूजल जोखिम टिपिंग बिंदु को पार कर चुके हैं। भारत जैसे अन्य देश भी इस जोखिम टिपिंग बिंदु के करीब पहुंचने से दूर नहीं है। भारत दुनिया का भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इंटरकनेक्टिंग डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? यूएन के द्वारा जारी किया गया। आगे बात करते हैं हम बेनिन और आइवरी कोस्ट के बारे में कि ये चर्चा का केंद्र क्यों बने हुए थे और साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं।
तो न्यूज यह है कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक के शेयर धारकों ने बेनिन और आइवरी कोस्ट को सदस्य के रूप में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। और मैंने पहले ही कहा है कि जब भी अफ्रीकी कंटिनेंट की कोई भी देश जो है अगर वो न्यूज में आता है तो वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि G20 में अब अफ्रीकी संघ को जोड़ लिया गया है। बेनिन आधिकारिक तौर पर बेनिन गणराज्य और पूर्व में डाहोमी पश्चिम अफ्रीका में एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में टोगो, पूर्व में नाइजीरिया, उत्तर पश्चिम में बुर्किना फासो और उत्तर पूर्व में नाइजर से लगती है। अधिकांश आबादी अटलांटिक महासागर के सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय भाग में गिनी की खाड़ी के हिस्से और बेनिन की खाड़ी के दक्षिणी तट में रहती है। और बेनिन की राजधानी जो है वो पोर्टानोवा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चर्चा केंद्र बना हुआ था। अब हम मैप में देख लेते हैं कि ये दोनों की ये जो है कहां पड़ते हैं। तो आइवरी कोस्ट जो है ये अफ्रीकी कंटिनेंट में घाना के पश्चिम में है, और बेनिन जो है ये आप देखेंगे कि ये जो है नाइजीरिया के पश्चिम में पड़ेगा, और यहां पे है गल्फ ऑफ गिनी। ये भी चर्चा केंद्र बना हुआ था, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। अब अगला टॉपिक है गिनी की खाड़ी। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी? तो न्यूज ये है कि भारतीय और यूरोपीय संघ ने इस सप्ताह घाना के तट से दूर गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। तो जहां पे बात पहले की आ जाती है ना, तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो पहला नौसैनिक संयुक्त अभ्यास हुआ वो कहां पे हुआ? गिनी की खाड़ी में हुआ। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा पर यूरोपीय संघ भारत के बीच सहयोग और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए दृढ़ संकल्प का संकेत है। गिनी की खाड़ी अंध महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण और गिनी में स्थित है। आप ये देख रहे हैं, ये है गल्फ ऑफ गिनी, और इसी से जो सटे हुए देश है ना, जैसे आइवरी कोस्ट, घाना, बेनिन, नाइजीरिया, ये सब इससे सटे हुए देश हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में अपने संबोधन में हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करवाए हैं हिस्ट्री में। तो उन्होंने पतंजलि का जिक्र किया था। अब पतंजलि से कैसे प्रश्न बन सकते हैं आप यहां पे देख सकते हैं। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित 3 मुख्य ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल में थे। देखिए, एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि पतंजलि किसके शासनकाल में थे? शुंग वंश के शासनकाल में थे। इनका जन्म गुणार्ध, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोंडा में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। और बाद में वो क्या हुआ कि काशी में बस जाते हैं। वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे और पतंजलि महान चिकित्सक थे। इन्हें ही चरक संहिता का प्रेरणा माना जाता है। उसके बाद वो जो है अपने संबोधन में चरक का भी जिक्र करते हैं। चरक एक महर्षि और आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। देखिए, सीधे सीधे प्रश्न यहां से बन सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चरक जो है कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। भारत में आयुर्वेद से संबंधित कई ग्रंथ और संहिताएं हैं, जिनमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह का नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता है। सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा के रूप में भी का जनक माना जाता है और इनकी रचनाएं सुश्रुत संहिता के रूप में संकलित हैं। उसके बाद वो अपने संबोधन में जिनका जिक्र करते हैं वो है अष्टदाई। अब ये अष्टदाई किसके द्वारा रचित किया गया है? महर्षि पाणिनि के द्वारा। ये कई बार एग्जाम में आया है, तो ये इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उन्होंने पराशर का जिक्र किया। अब पराशर, और उन्होंने कहा कि पराशर जैसे ग्रंथों ने कृषि को श्रम के साथ शोध से जोड़ने का काम किया है। अब देखिए, समीक्षा अधिकारी में कृषि भी आपका एक टॉपिक है, तो ये पराशर जो है हमारे एग्जाम के लिए सीधे सीधे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कृषि पराशर संस्कृत भाषा में निबद्ध कृषि का सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ है। यह महर्षि पराशर के द्वारा विरचित माना जाता है। इसमें प्रारंभ में ही कहा गया है कि अन्न ही प्राण है, बल है, अन्न ही समस्त अर्थ का साधन है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट भी आ जाता है कि ये जो है कहां पे कहा गया है, तो इसको ध्यान रखे रहिएगा, पराशर जैसे ग्रंथ में ये कहा गया है। उसके बाद वो चर्चा करते हैं भरत मुनि की और कहते हैं भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र और संगीत शास्त्र का विस्तार किया गया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाट्य कला से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो चर्चा करते हैं अपने संबोधन में कालिदास की। तो कालिदास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि महाकाव्य के क्षेत्र में महानतम विभूति कालिदास
थे। इन्होंने अपनी रचना हेतु मूल विषय वस्तु महाभारत और रामायण से ग्रहण किया। कालिदास ने कई नाटकों की रचना की जिसमें कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान कुंतलम आदि प्रमुख हैं। ये सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। फिर उन्होंने जिक्र किया अपने संबोधन में केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। तो जब उन्होंने जिक्र किया तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है जिसका 2005 में शुभारंभ किया गया। यह परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की एक परियोजना है और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी की अधिशेष जल को बेतवा में हस्तांतरित करना है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा जिलों तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बांध कहां पे है इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये केन बेतवा लिंक से रिलेटेड है। किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य भी शामिल है। अब हम आगे बात करते हैं कि उन्होंने और किस चीज का जिक्र किया। उन्होंने जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जिक्र किया। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। इसका नाम बदलकर अटल पथ करने का निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर यह गुजरता है। ये इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा और चित्रकूट जैसे जिलों को जोड़ने का ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे काम करता है। तो प्रश्न यहीं से बनाए जाएंगे, इसका आप लोग जो है रिवीजन किए रहिएगा। आगे वो जिक्र करते हैं डिफेंस कॉरिडोर की, तो इसके बारे में भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भारत सरकार ने देश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं। एक हमारा उत्तर प्रदेश में है और दूसरा तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा 6 नोड में है, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट जो उन्होंने अपने संबोधन में कहे हैं। तो इनका आप लोग अपने भी स्तर पर एक बार रिवीजन करिएगा। जैसे पतंजलि, चरक, अष्टधाई, पराशर, भरत मुनि, ये सब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही करंट अफेयर की बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर का भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और यही आज का जो है करंट अफेयर है। अगर हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप अपने हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप जो है मतलब कि जिससे जो है सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको जो है स्वतः मिल जाए। चलिए यहीं पे आपका करंट अफेयर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।